जय हिंद स्टूडेंट। आज का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। ये क्लास 12 का सेकंड फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रकाश के इंट्रोडक्शन लेते हैं कि प्रकाश आखिर क्या होता है। तो जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। हमने सारे कंटेंट लिख दिए हैं ताकि लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हम समझा देते हैं, आप समझ लीजिएगा, इसमें लिखने में टाइम खराब ना हो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा इस प्रकार की होती है कि मतलब कि ये हमारे आंखों को संवेदित करता है, मतलब हमारी आंखों को सहायता करता है कि हम कोई चीज़ों को देख पाए। जैसे आप किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले सूर्य की किरण या कोई भी प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है। उस वस्तु पर पड़ने के बाद ही वो प्रकाश की किरण फिर आपके आंखों में आती है, तब आप उस वस्तु को पहचान पाते हो कि गर्ल्स है, बॉय है, या रंग कौन सा है, या वस्तु कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपका माइंड पहचानता है, पर वो जो प्रकाश होती है वो आपके आंखों को संवेदित करता है, आपके रेटिना पे जाके प्रतिबिंब उसका बनाता है। तो ये जो प्रकाश होता है ये स्वयं तो नहीं दिखता है, पर हमें दूसरी वस्तु को दिखाने में मदद करता है, जो इस प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा का एक कॉमन गुण होता है कि ऊर्जा कभी स्वयं नहीं दिखती है, और बल्कि वह उसके द्वारा किए गए कार्य को ही हम देख पाते हैं या समझ पाते हैं या हम महसूस कर पाते हैं। जैसे एयर भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम स्वयं नहीं देख पाते हैं, ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम स्वयं नहीं देख पाते हैं, तरंग भी एक प्रकार की ऊर्जा है, हम उसको स्वयं नहीं देख पाते, और ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, हम उसको देख नहीं पाते, परंतु इनके द्वारा किए गए कार्यों को हम जरूर देख पाते हैं। ध्वनि आप सुन रहे हो, तरंग आप देखते नहीं, पर एक्सरे आपने देखा होगा। और उसके बाद ऊष्मा है, आप कहीं गर्म ठंडा महसूस किए होंगे। तो ये सारे चीज़ें किसके एग्जाम्पल हैं? ऊर्जा के। ऊर्जा में कॉमन गुण होता है। तो वैसे सेम प्रकाश में भी होता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि वह दूसरे वस्तु को दिखाने में हमारी सहायता करता है, या इस प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि स्वयं नहीं दिखती। इसको हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। दूसरा है कि यह एक विकिरण ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। विकिरण ऊर्जा का मतलब, विकिरण ऊर्जा चुंबकीय तरंग का मतलब होता है कि ऐसे तरंग या ऐसे ऊर्जाएं जिनको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, अर्थात अगर वो निर्वात में भी चले तो अपने मैक्सिमम स्पीड से वो चल सकते हैं। जबकि इनको चलने के लिए हर ऊर्जा का अलग अलग अपना है फिनोमिना, लेकिन इसका है कि ये निर्वात में बहुत तेजी से चलता है और अन्य माध्यम में बहुत स्लो चलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि निर्वात में बहुत तेजी से चलता है, इसका निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पर अगर इसमें निर्वात गैस और ठोसों में जाके अगर इसके कंपेरिजन किया जाए तो निर्वात में सबसे अधिक चलेगा, जबकि गैस में उससे भी कम चलेगा, द्रव में उससे भी कम चलेगा, और ठोस में तो सबसे कम चलेगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कहीं बुक में पढ़ा होगा कि निर्वात और वायु दोनों एक साथ लिखा होता है, उसमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा होता है। तो बता दें कि गैस और निर्वात में अंतर होता है। निर्वात में कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी माध्यम का पार्टिकल नहीं होता है जिससे कि प्रकाश को चलने में कोई परेशानी या ट्रैफिक को झेलना पड़े। इस वजह से वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से चलता है, जो मैक्सिमम स्पीड होती है उसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। पर गैस में मॉलिक्यूल होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, उनकी सघनता बहुत कम होती है, जिसके वजह से वो चलते तो हैं स्पीड से, लेकिन निर्वात की अपेक्षा थोड़ा सा स्लो चलते हैं। लेकिन अंतराल बहुत कम होता है निर्वात और गैस का, इसी वजह से उनको दोनों कॉमन ही मान लिया जाता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि निर्वात और वायु एक होता है, दोनों अलग है, दोनों में चालें अलग होती हैं, लेकिन अंतराल, दोनों चालों का अंतराल जो होता है, अंतर होता है, वो बहुत ही कम होता है। इस वजह से मैक्सिमम बुकों में ये चीज़ लिख दिया जाता है कि हाँ दोनों की चाल सेम होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस वजह से हम हैं, कंफ्यूजन हमसे दूर कीजिए। द्रव, इससे इन दोनों के, हालांकि निर्वात में तो कोई कण होते नहीं है, गैस में थोड़े कण होते हैं, द्रव में और मैक्सिमम कण होते हैं, मतलब उन कणों की सघनता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसी वजह से जब प्रकाश उनके माध्यम से गुजरता है तो उसको चलने में समस्या होती है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठोस की बात करें तो उसमें कणों की सघनता तो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनमें प्रकाश की किरण चलने में सबसे कम स्पीड से चल पाता है। तो हमने इस तरीके से इसके लिखा दिया है क्रम में कि इसका चाल निर्वात में सबसे अधिक होगा, उससे कम गैस में होगा, फिर द्रव में होगा और सबसे कम ठोस में होगा। इनका तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो तरंगदैर्घ्य अब और आगे थोड़ा सा आप जानेंगे, लेकिन अभी इतना जानने के लिए कि हाँ यहाँ पर 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है इनका तरंगदैर्घ्य, इन्हीं के बीच में ये चलती हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये प्रकाश का इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे। अगर आप ये समझ लिए हो तो हम नेक्स्ट चले अब प्रकाश का परावर्तन देखते हैं, उसके नियमों को देखते हैं और फिर गोलीय दर्पण के बारे में जान। अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक है जो प्रकाश का परावर्तन है। हम उसको देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिए या नोट्स बना। हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का
चाहे क्लास 10 का हो और चाहे 12 का हो, दोनों क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए अति जरूरी है। इसमें क्या कहा जाता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है तो अधिकांश किरणें उसी भाग में वापस चली जाती है। अतः प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकरा के अधिकांश किरणों का उसी भाग में वापस चले जाने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम दोस्तों उसको हम देखते हैं कि चित्र के माध्यम से कैसे होता है। तो हम ले लेते हैं एक ऐसे ले लेते हैं तल, जिसको हम इधर की तरफ पेंट कर देंगे। ये जो मैं कर रहा हूं तो मतलब इसका मतलब है कि इस तरफ पेंट कर दिया गया है। और पेंट किस चीज का होता है? Hg का होता है, यानी पारा का होता है, या तो सिल्वर का होता है, सिल्वर का होता है। अब इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, इसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। ऑक्साइड का पेंट Hg सिल्वर जो होता है वो परावर्तक करता है, वो हमारे वस्तु को प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। दूसरी बात रेड ऑक्साइड उसको पीछे की तरफ कांच के ऊपर चिपकाए रहने का सहायता करता है। तो ये हमारा बन जाता है पेंट किया हुआ भाग बन जाता है। और इधर वाला बन जाएगा परावर्तक तल, मतलब इधर की अगर इधर के तरफ से आप कुछ भी देखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारा परावर्तक तल हो जाता है, अर्थात इसको हम चिकना भी तल बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो या पॉलिशदार तल बोल सकते हैं। तो जब भी इसमें प्रकाश की किरण ऐसे आती है और आने के बाद इस पे टकराएगी तो ये किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसी बिंदु पर हम एक आभासी किरण खींच लेते हैं, काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। इस काल्पनिक किरण से जो भी ये आने वाली किरण है इसका नाम दे दिया जाता है आपतित किरण। आपतित किरण ऐसी किरण जो किसी चिकने तल पे आके टकराती है तो इसको बोला जाता है आपतित किरण, ठीक है। इसकी अंग्रेजी होती है इंसिडेंस रे होती है, और इसकी अंग्रेजी होती है, इसका तो पहले हिंदी होता है अभिलंब। अभिलंब का मतलब है कि लंब लगा है, तो इसका मतलब है कि जिस तल पे ये जाएगा वहां पे अभिलंब बनाएगा, या जो होता है यहाँ से तल की तरफ 90 अंश का कोण बनाएगा और इधर भी 90 अंश का कोण बनाएगा। आपतित किरण के और अभिलंब के बीच भी एक कोण बनेगा जिसको एंगल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोला जाता है आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण है तो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अब इसके बाद जितना ये एंगल अभिलंब के साथ आपतित किरण बनाई है उतना ही एंगल बना के वो हो जाएगी परावर्तित। तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगी, ये परावर्तित किरण आ जाएगी। इसको नाम पहले लिख देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो जाएगा। अब ये परावर्तित किरण की अंग्रेजी होती है, ये अब इंसिडेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। इस रिफ्लेक्टेड रे का हम पहला अक्षर आर जो होता है उसको हम चुरा लेते हैं और उसको यहाँ पर लिख देते हैं एंगल आर। तो एंगल आई इंसिडेंस से आई चुराया गया है और आर रिफ्लेक्टेड रे से चुराया गया है आर। तो यहाँ पर ये परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है वह एंगल आर है, और आपतित किरण जो किरण बना रही है अभिलंब से एंगल आई है। एंगल आई को हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल आई आपतन कोण हो जाता है। एंगल आई आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ कोण लिख देते हैं, ठीक है ना। इसका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसका बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से एंगल आई को हम आपतन कोण बोलेंगे और एंगल आर को हम परावर्तन। ये जो साइन बना है ये एंगल का होता है और ये इसका प्रदर्शित करने के लिए गया है। तो इस तरीके से हमारी किरणें जो होती है इसी अगर चिकनेदार तल पे आके टकराती हैं तो टकराने के बाद वो आपतित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाती है तो परावर्तित किरण उसी जो किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। और परावर्तित किरण को इधर जो अभिलंब होता है अभिलंब से जो कोण बनाती है एंगल आर बनाती है। अधिकांश किरणें उधर जाती हैं, 100% कोई भी घटना नहीं होती है। यहाँ पर अधिकांश किरणें आपको लिखना जरूरी है क्योंकि आप 12th में हैं तो आपको इसका स्टैंडर्ड पता होना चाहिए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो यहाँ पर अधिकांश किरणें लिखना है। अधिकांश किरणें का मतलब होता है जैसे 100% किरण इस पे आके टकराती हैं तो 100 में से 100% किरण वापस नहीं जाती, कुछ किरणें 1% तक इधर आपतित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, नीचे की तरफ चले जाती है, बाकी 99% से ज़्यादा किरणें उधर चली जाती है। इस वजह से शब्द यूज हुआ है अधिकांश किरणें, ठीक है। तो आपको चित्र में भी आई होप समझ में आ गया होगा। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। और ये आपतित किरण होता है तो आपको चित्र के माध्यम से पता है। अब डिफिनेशन फिर से हम लिखते हैं, जब भी कोई आपतित किरण किसी चिकने
सतह पर जाके टकराती है तो टकराने के बाद अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं कि परावर्तन बोलते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो किरण तीनों यानी अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होती है उसको बोला जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु मतलब वह बिंदु होता है जहां पर आपतित किरण आके टकराती है तो इसको बोला जाता है आपतन बिंदु होता है। अरे वो आपको प्रकाश का परावर्तन भी समझ आ गया है? अगर समझ में आ गया तो मैं बगल हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिफिनीशन मैं बोल दिया हूँ। जब भी कोई आपतित किरण किसी चिकने सतह पर, जब भी कोई आपतित किरण किसी चिकने सतह पर आके टकराती है तो अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप लिख लीजिएगा। बाकी का चित्र का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं इसके जो दो नियम है उसको देख लिया जाए। थोड़ा सा पहले बना लेते हैं कि आप प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी। आप अभी पीछे पढ़ा हूँ तो आप समझ गए। यहाँ एंगल आई बनता है और यहाँ पर एंगल आर बनता है और इस पॉइंट को बोला, ये सब पेंट होते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है आपतन बिंदु बोला जाता है। आपतन बिंदु बोला जाता है। इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं और इसको आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है। अब हम इसके दो नियम अब लिखते हैं। परावर्तन के नियम। तो इसके परावर्तन के दो नियम होते हैं। हम वो दो नियम कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये हमारा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपतित किरण, यहीं पर अभिलंब और यहीं से परावर्तन भी हो रहा है। तो इस बिंदु को हम ये पहले नियम में इस बिंदु को अभी तो आपतन बिंदु बोला जाता है तो इसको पहला नियम बन जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पे होते हैं। तो आपतित किरण, उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा होता है कि एंगल आई जो होता है यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है। ये हमारा हो जाता है दूसरा नियम। मतलब इसमें क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, वो आपको दिख रहा है। पर आपको ये भी आप ध्यान से जूम करके देखिएगा या अपनी वीडियो को थोड़ा जूम करिएगा तो आपको दिखेगा यहाँ एंगल आई जो है, यहाँ पर जितना गैप है, गैप उतना यहाँ पर भी है। मतलब एंगल आई जितना इनके बीच में, आपतित किरण अभिलंब के बीच में जितना कोण बन रहा है उतना कोण ही एंगल आर के बीच में भी बन रहा है। इसका मतलब है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम एंगल आर को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई की वजह से, एंगल आई की वजह से हम एंगल आर को हम मैनेज कर सकते हैं। अगर एंगल आई हमने 45 डिग्री बनाया है तो एंगल आर भी 45 डिग्री बनेगा। एंगल आई अगर 30 डिग्री बना है तो एंगल आर भी 30 डिग्री बनेगा। एंगल आई 60 डिग्री बना है तो एंगल आर भी 60 डिग्री बनेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि आपने कहीं पर टॉर्च, अगर आपके घर में अंधेरा रहा होगा, अगर आपने टॉर्च मारा होगा अपने शीशे पर तो वहां से देखा होगा कि उसका रिफ्लेक्शन कहीं और दिख रहा होता है। लेकिन हम अगर किसी और चीज को अगर उसके रिफ्लेक्शन के द्वारा देखना चाहते हैं, परावर्तित किरण के द्वारा देखना चाहते हैं तो हम अपनी टॉर्च को इधर उधर करते थे। इसका मतलब है कि आप एंगल आई को आप मैनेज कर रहे हो तब जाके एंगल आर भी मैनेज हो रहा है और इस वजह से उसका जो परावर्तित किरण है वो कहीं पर और दिख रहा है। ऐसे ही हम घड़ी पहले पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, तो उसमें जो प्रकाश की किरण आती है कांच से, यानी वहां से टकरा के जब वापस जाती है तो हम किसी के चेहरे पर परेशान करने के लिए दिखाते थे। तो हम भी अगर उसके आंख पे नहीं पड़ रहा है तो हम अपनी कलाइयों को ऐसे ऐसे मैनेज करते थे। इसका मतलब है कि एंगल आई आप मैनेज कर रहे हो। एंगल आई मैनेज करने से एंगल आर ऑटोमेटिक मैनेज होता है, क्योंकि रूल है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई बना लेंगे तो एंगल आर अपने आप बन जाएगा और उस जगह पे हम इस चीज़ को
परिवर्तित किरण को उस जगह पे हम दिखा पाएंगे। तो ये हो जाता है दो नियम। पहला नियम आपतित किरण अवलंब और परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो तो फिर आगे बात करें। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए।